इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैलोरीमेट्री और इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय क्लास, बट आई कैन repeat for you people if you ask me. Now today we are going to proceed with the factors that affect the energy requirement of an individual. किसी भी व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, है ना। व्हाट आर दोज फैक्टर्स। ना उसमें वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है तो वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक। हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को जो प्रभावित करते हैं उसमें ब्रॉडली 3 फैक्टर्स को हम लोग डील करते हैं। वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आधारीय चयापचय की दर। एंड सेकंड इज स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड, जिसको कि आप हिंदी में बोलेंगे विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया। ठीक है, सोनाली प्लीज म्यूट योर माइक। सोनाली केसरवानी अपना माइक को आप बंद कर दीजिए। ओके मैम। थर्ड है आपका एक्टिविटीज, तो आपको ऊर्जा की कितनी आवश्यकता है, हाउ मच इज योर एनर्जी रिक्वायरमेंट। इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, बेसल मेटाबॉलिक रेट, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड एंड एक्टिविटीज। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के शरीर में या किसी भी व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, इसको 3 कारक है जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो तीनों हमने देखे कौन कौन से हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट आधारीय चयापचय की दर, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया, और तीसरा है आपकी क्रियाशीलता। तो पहले इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम जान लेंगे। Now all these students today present here, can anyone tell me what do you mean by basal metabolic rate? If anyone knows the answer, please unmute your mic and let me know. आपको basal metabolic rate के बारे में क्या पता है? If anyone has answer, he or she can tell me. Ma'am, basal metabolic rate is that constant or that energy which is required by body on the at the rest position. That is, which is all the metabolic activities or those physiological activities which are going inside our body. And Right. for activities which energy is required, that energy is also known as basal metabolic rate. Very correct, very correct. Here I want to add something, beta. You are very correct कि हम basal metabolic rate या basal metabolism हम किसको कहते हैं, the energy requirement of our body when it is at a complete state of physical and mental rest. ठीक है? Yes ma'am. Here I want to add कि when you are in a state of post absorptive state, that means you have passed 10 to 12 hours after taking your food. भोजन लेने के 10 से 12 घंटे के उपरांत जब आपका शरीर संपूर्ण शारीरिक और मानसिक आराम की अवस्था में होती है, उस समय जो भी ऊर्जा की खपत आपके शरीर में हो रही है उसको हम बोलते हैं आधारीय चयापचय या बेसल मेटाबॉलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एनर्जी मेटाबॉलिज्म का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो आप भविष्य में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। So what is basal metabolism? Basal metabolism is the energy that your body consumes or requires when you are in a state of complete physical and mental rest, and you are in a state of post-absorptive. That means you have taken food for not taken food for at least 10 to 12 hours. 10 से 12 घंटे हो चुके हैं आपको भोजन किए हुए और आप कंप्लीट आराम की अवस्था में, बट यू आर नॉट स्लीपिंग, लेकिन आप सो नहीं रहे हैं। आई बात समझ में? बट यू आर नॉट, आप सो नहीं रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक। व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट? अब हम यहाँ पे रेट हमने जोड़ दिया है, दैट मीन्स रेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दर। तो आधारीय चयापचय की दर। नाउ रेट का क्या मतलब हुआ, the energy that your body is consuming, और जो हीट आपकी बॉडी से प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी से आपके जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, आपकी बॉडी के पर स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया से पर आवर में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट।
ठीक है ना, रेट मतलब दर, किस दर से आपने ये काम किया है, किस रेट से किया है, दैट मीन्स योर बॉडी कितना एनर्जी रिलीज कर रही है, या हाउ मच इज द हीट प्रोड्यूस इन योर बॉडी एट विच रेट पर स्क्वायर मीटर ऑफ योर बॉडी सरफेस एरिया पर आवर। 1 घंटे में 1 वर्ग मीटर आपके शरीर से कितनी एनर्जी लूज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्लियर है? नाउ देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी, उसको हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, अभी हम बेसिक बस देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया। Now, what is this specific dynamic action of food? If anyone has any idea about that, you can share with me. Anyone has idea? बहुत नहीं सुना होगा because this is not a very common term. ठीक है? Now let me explain what is this specific dynamic action. Now specific dynamic action. Dynamic means एक अलग सा action. जैसे हम कहते हैं dynamic personality. वेरी अलग पर्सनालिटी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उसको हम डायनेमिक बोलते हैं। एंड स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, तो स्पेशल और एकदम अलग, एंड एक्शन इज क्रिया, तो कोई स्पेशल अलग से होने वाली क्रिया, that is called specific dynamic action of food. Now what is this specific dynamic action? Now specific dynamic action of food means the elevation in your energy metabolism. ठीक है, आपकी बॉडी के जो एनर्जी का मेटाबॉलिज्म है, कोई भी खाना आपने खाया उसके उपरांत आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में एकदम जो राइज होता है, या आपकी बॉडी से जो एकदम से एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। अब इसको आप ऐसे समझिए, ये क्या होता है, जैसे ही आप खाना खाते हैं, आप देखते हैं, आप कहते हैं हम पसीने पसीने हो गए खाना खा के, है ना। विंटर्स में जब आप खाना खाते हो तो एक कपकपी सी लगती है, खाना खाने के बाद लगती है, सबको लगती है। गर्मियों में आप खाना खाते हैं तो पसीने पसीने हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। भोजन लेने के उपरांत आपका बॉडी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, आप एकदम नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में हो, लेकिन जैसे ही आप खाना खाते हैं आपकी बॉडी से एकदम एनर्जी रिलीज होती है। दैट मीन्स आपका जो बेसल मेटाबॉलिज्म था वो अचानक एलिवेट हुआ है ना, वो बूस्टअप हुआ है। वो क्यों बूस्टअप हुआ है? वो इसलिए बूस्टअप हुआ है कि आपने अपने खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच जो फूड प्रोडक्ट्स लिए हैं, उसने कुछ एनर्जी रिलीज की है आपकी बॉडी में, या उसने कुछ एनर्जी कंज्यूम की है खुद के डाइजेशन में। आ रही है बात समझ में? नॉर्मली हम जब कोई भी चीज खाते हैं तो हमारी बॉडी में उसका डाइजेशन होता है, आपने खाना खाया उसका डाइजेशन हुआ, लेकिन कुछ जो हमारे एनर्जी गिविंग फूड हैं, एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये हमारे एनर्जी गिविंग फूड है। ये एनर्जी गिविंग फूड को जब हम लेते हैं तो ये एनर्जी गिविंग फूड अपने भी डाइजेशन के लिए कुछ एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। दैट मीन्स जो हम कहते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितनी एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी देता है? 4 किलो कैलोरी। एंड 1 ग्राम फैट कितनी देता है? 9 किलो कैलोरी। दैट मीन्स वो इससे ज्यादा हमें एनर्जी दे रहा है, क्योंकि ये तो वो एनर्जी है जिसको हमारी बॉडी यूज कर रही है। इसके अलावा भी कुछ एनर्जी है जिसको ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट अपने खुद के डाइजेशन के लिए कंज्यूम करते हैं। आई बात समझ में? तो वो इससे कुछ ज्यादा होती है, इसलिए हम कैलकुलेशन के टर्म्स में उसे कम करके लिखते हैं, तो हम उसको 4 लिखते हैं। और वैसे देखा जाए तो जब आप की एकदम प्योर कैलोरीफिक वैल्यू अगर आप फैट की या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन रिच फूड की निकालेंगे तो ये 4 और 9 से ज्यादा आती है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमने उसको 4 और 9 क्यों लिया है? क्योंकि जो बाकी की एनर्जी है वो खुद लूज हो गई है, जैसे ही आपने खाई वो कुछ एनर्जी आपकी बॉडी से निकली इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ शिवरिंग, वो आपकी बॉडी से निकली। और क्यों निकली? क्योंकि आपकी बॉडी को उन तीनों एनर्जी रिच फूड प्रोडक्ट्स को, एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए भी उसको जरूरत थी। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति की 1 मंथ की सैलरी 5000 है, ठीक है, किसी व्यक्ति की 1 मंथ की सैलरी 5000 है,
और उसको इनकम टैक्स के लिए उस महीने पर मंथ 1000 रुपीज देना है। सैलरी कितनी है 5000, लेकिन उसने इनकम टैक्स में कितना दे दिया 1000। अब उसको अपने कंज्यूम करने के लिए कितना पैसे बच रहे हैं 4000। कितने बच रहे हैं 4000, क्योंकि 1000 तो उसने इनकम टैक्स में दे दिया, तो वो तो उसको मिला नहीं। अब वो कितना खर्च कर सकता है अपने ऊपर, ओनली 4000। आई बात समझ में? उसकी इनकम तो हुई थी 5000, लेकिन 1000 वो कंपलसरी है टैक्स में देना। अब उसके पास बचा कितना 4000, तो वो उसके पास कितने पैसे खर्च करने के लिए 4000। उसी तरह से ये एनर्जी है, हमने ली ज्यादा है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी उसी के डाइजेशन में खर्च हो चुकी है, तो हमारी बॉडी के लिए कितनी अवेलेबल हो रही है, दैट मैटर्स। और वो क्या है, हमारी बॉडी के लिए कितनी, अगर हमने कितनी भी प्रोटीन खाई है तो हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, आपको 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ही एनर्जी मिलेगी। रेस्ट उसने यूज कर ली खुद ही प्रोटीन के डाइजेशन में इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, मतलब वो टैक्स के रूप में निकल गई है और हमें वो नहीं मिलने वाली है। आ रही है बात समझ में? इन द सेम वे फैट का है, फैट में भी एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन हमारी बॉडी का अवेलेबल सिर्फ 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है, रेस्ट हमने उसको दे देते हैं टैक्स के रूप में। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट की है, हमें एनर्जी मिलती ज्यादा है, लेकिन हम बाकी की एनर्जी किस रूप में दे देते हैं, टैक्स के रूप में, और हमें अवेलेबल कितनी हो रही, ओनली 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पर ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ फैट। समझ में आया? इतना आ रहा है ना समझ में कि क्यों हम उसको 9 और 4 के टर्म्स में लेते हैं? ठीक है, रेस्ट एक्स्ट्रा हमने इनकम टैक्स के रूप में दे दिया है और वो हमें अब अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गया। अब थर्ड मेजर फैक्टर पे आते हैं जो आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, दैट इज योर एक्टिविटीज। आप कितना एक्टिव हो, आप कितने क्रियाशील हो। द मोर यू आर एक्टिव, द मोर इज द एनर्जी रिक्वायरमेंट। जानते हैं जितना ही ज्यादा आप एक्टिव होंगे, आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होगी, आपके बॉडी में एनर्जी की खपत भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा आप एक्टिव होंगे, आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड या डिमांड उसकी आपकी बॉडी को उतनी ज्यादा होगी। आई थिंक आई एम क्लियर टिल हियर? आप सबको समझ में आया है इतना? हमने 3 ही मेजर एस्पेक्ट्स को किया है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को 3 मेजर फैक्टर्स है जो उसको बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को निर्धारित करते हैं। ठीक है ना? द 3 मेजर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी आर बेसल मेटाबॉलिक रेट, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड एंड योर एक्टिविटी। ठीक है, नाउ इसके बाद अब हम लोग दूसरी फैक्टर्स पर आते हैं जो इसके साथ साथ चलते हैं। ठीक है, वो फैक्टर्स अब आपके क्या क्या है, वी विल डील देम विथ वन बाय वन। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द एज एंड योर फिजिकल ग्रोथ। अब एज का और फिजिकल ग्रोथ का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है कि आपकी एज और फिजिकल ग्रोथ, वी ऑल नो कि आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है, फिजिकल ग्रोथ एक स्टेज आने के बाद वो आपका स्टैग्नेंट हो जाता है। देयर इज नो फिजिकल ग्रोथ, ओनली यू नीड सम एनर्जी और प्रोटीन टू मेंटेन द वेयर एंड टेयर ऑफ योर बॉडी, दैट्स इट, वहां पे लगती है। लाइक व्हेन अ न्यूबॉर्न बेबी इज बोर्न, उसकी जो भी बॉडी वेट है इट गेट्स जस्ट 3 टाइम्स विद इन अ ईयर। 1 साल का होते होते बेबी का बॉडी वेट 3 टाइम्स होता है, दैट मीन्स उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है, राइट? जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है, व्हेन ही पासेस फ्रॉम इन्फेंटहुड टू द चाइल्डहुड एंड चाइल्डहुड टू द एडोलेसेंस, जिसको कि हम किशोरावस्था कहते हैं, टिल एडोलेसेंस योर बॉडी हैज अचीव्ड योर मैक्सिमम फिजिकल ग्रोथ। उसके बाद बहुत ही थोड़ा फिजिकल ग्रोथ होता है, अदरवाइज नहीं होता है। मैक्सिमम ऑफ यू हैव अटेन्ड योर मैक्सिमम हाइट, हेल्थ, जो भी होना है वो एडोलेसेंट्स तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ आफ्टर एडोलेसेंट the energy that you need is only for your physical activity and very little for your development, very little, wear and tear भी adulthood में बहुत कम होता है। Then coming to the third major stage of your life, that is the old age. पूरी adulthood हमने 3 stage cross कर ली, pre-adulthood, middle adulthood and post-adulthood. Then you come to the old age. Then in old age, what happens? There is no physical growth. Your physical activity has also all come down.
and the energy whatever you need is only to maintain your life. आपको जिंदा रहना है. Basal metabolism has also gets down during this old age. Old age आते आते तक आपका BMR भी नीचे आ जाता है. Why BMR comes down? Because your active the cells that are active in your oxidation process वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं. Right? Now only energy आपको किस लिए चाहिए? You need energy only to sustain your life. Minimum requirement to stay alive. Now that's the point. So these three stages I think I am very much clear to you all. Are you getting? ठीक है. तो फर्स्ट स्टेज जो थी हमारी चाइल्डहुड और इन्फेंसी की टिल एडोलेसेंस, योर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज एट मैक्सिमम. You need it for your physical activity, you need it for your physical growth. टिश्यूज नए बन रहे हैं, सेल्स नए बन रहे हैं, ऑर्गन्स का enlargement हो रहा है, एंड उसके साथ साथ जो आपकी बॉडी की में फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा है, एंड योर BMR इज ऑल्सो हाई टिल एडोलेसेंस. राइट? देन एडल्टहुड में नो ग्रोथ इज देयर, नो टिश्यू की ग्रोथ है, नो सेल्स की ग्रोथ है. नाउ ओनली द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर योर एक्टिविटीज. ठीक है. एंड एज यू रीच योर ओल्ड एज देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर बोथ ऑफ दीज एक्टिविटीज. ऑल्सो योर BMR हैज कम टू इट्स मिनिमम स्टेज. बहुत लेसन हो जाता है, एकदम लोअर पे आ जाता है BMR. Now when we come to second part of this कि अब ये फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और आपकी एज का क्या कनेक्शन है ये क्लियर हो गया. नाउ वी विल कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस. इट इज योर फिजिकल एक्टिविटी. हाउ योर फिजिकल एक्टिविटी डिटरमाइंस योर एनर्जी रिक्वायरमेंट. तो फिजिकल एक्टिविटी एज वी ऑल नो दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: सेडेंटरी वर्कर्स, मॉडरेट वर्कर्स एंड हेवी वर्कर्स. आप सब जानते हैं सेडेंटरी वर्कर्स के क्या एग्जाम्पल होते हैं. सेडेंटरी यानी कि स्लो वर्कर्स या कम क्रियाशील व्यक्ति. कम क्रियाशील व्यक्ति को हम बोलते हैं सेडेंटरी वर्कर्स. ठीक है. और मध्यम क्रियाशील को हम बोलते हैं मॉडरेट वर्कर्स, एंड हेवी क्रियाशील हेवी वर्कर्स को हम बोलते हैं अत्यधिक क्रियाशील. ठीक है. मनु, प्रीति, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है हिंदी? मैं बोल रही हूँ बीच बीच में, समझ में आ रहा है? जानना है आप बाद में पूछ लेना इसमें से. Yes, ma'am. तो अब व्हाट इज द सेडेंटरी वर्कर्स? Yes, ma'am. लाइट वर्कर्स कौन होते हैं? दोज पीपल हु आर एंगेज्ड ओनली इन देयर मेंटल एक्टिविटीज. जो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पे टेबल पे बैठे का कार्य करते हैं. दे आर नॉट एंगेज्ड इन एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज एट ऑल. And who all come under this category? इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं? All the office workers, टेबल वर्कर्स, जिनके टेबल के जॉब होते हैं, like clerks. ठीक है. ऑफिस के हेड पर्सन्स, all those who don't have any physical activity and are engaged only in their mental work, these people they come under this category. ठीक है. और इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे मिनिमम होती है, और कितनी होती है? 1 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर आवर. यानी कि 1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति किलो शारीरिक भार प्रति घंटे के हिसाब से इनकी आवश्यकता होती है. राइट? मान लीजिए किसी व्यक्ति का बॉडी वेट 60 केजी है, तो आप बता सकते हो उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? कितनी होगी? मैंने क्या बताया आपको? 1 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर आवर. ठीक है. मनु आ रहा है आपको? मैं आपको अनम्यूट करूं? हाँ बताइए आंसर. एक सेकंड. हाँ मनु आप बताओ बेटा. अनम्यूट करो अपने को. मनु अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही है. हाँ मैम. हाँ बोलो. अब आ रही है? हाँ मैम. अगर 40 किलो वेट है तो हमें ऑफिस वर्कर को पर डे 40 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी. और इनटू प्रति घंटे कहाँ गया? पूरे दिन में कितनी आवश्यकता हुई? एक दिन में 14 into 24 hours. 4. आया समझ में? 24.
सबको आ रहा है समझ में? आया समझ में? हमने क्या बताया, 1 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर आवर, ठीक है। 1 किलो कैलोरी प्रति किलो शारीरिक प्रति घंटे आपकी आवश्यकता है। तो 24 घंटे में कितनी हुई? अगर आपका वेट 40 केजी है तो 40 केजी आपका बॉडी वेट है, तो 1 केजी में हमको 1 कैलोरी चाहिए, तो 40 केजी में कितना चाहिए? 40 कैलोरी। और 1 घंटे में हमको 1 कैलोरी चाहिए, तो 24 घंटे में कितना चाहिए? 40 इंटू 24, 24 घंटे इतनी उस व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो वो आप निकाल सकते हैं, जितना भी वेट है उससे आपको 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो ये आपकी हो गई सेडेंटरी वर्कर्स की या कम क्रियाशील व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता। अब हम आते हैं मॉडरेट वर्कर्स पे। मॉडरेट वर्कर्स या मध्यम क्रियाशील व्यक्ति कौन से व्यक्ति होते हैं? मॉडरेट वर्कर्स या मध्यम क्रियाशील व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो फिजिकल और मेंटल दोनों ही काम करते हैं, जो शारीरिक और मानसिक क्रियाएं जिनकी दोनों ही होती हैं, उनको हम बोलते हैं मॉडरेट वर्कर्स। इसमें कौन लोग आते हैं? जैसे टीचर्स, जो फिजिकल वर्क भी थोड़ा कर रहे हैं और मेंटल वर्क भी कर रहे हैं, टोटल ऑफिस की सिटिंग हमारी नहीं होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मॉडरेट वर्कर्स। और मॉडरेट वर्कर्स जो मेंटल और फिजिकल वर्क दोनों करते हैं, इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट मेल और फीमेल की अलग अलग होती है। अगर मेल कोई मॉडरेट वर्कर है या टीचर है तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 2875 कैलोरीज पर डे, 2875 किलो कैलोरी पर डे। और फीमेल की कितनी होगी? 2225 किलो कैलोरीज पर डे, 2225 किलो कैलोरीज पर डे, ये फीमेल की होगी। कोई महिला है और मध्यम क्रियाशील है तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता कितनी हुई? 2225 किलो कैलोरी प्रतिदिन। और पुरुष है तो उसकी कितनी है? 2875 किलो कैलोरी प्रतिदिन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हेवी वर्कर्स पे। हेवी वर्कर्स कौन होते हैं? वे लोग होते हैं जिनकी ऊर्जा की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व ओनली एंड ओनली इन वेरी हेवी फिजिकल एक्टिविटीज लाइक लेबरर्स, मजदूर, मेड, हमारे घर में काम करने वाली बाइयां, ठीक है। इस तरह के लोग हैं जिनकी कुली, रिक्शा पुलर, ये सब जो बहुत ही स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हेवी वर्कर्स। और ये हेवी वर्कर्स में भी मेल और फीमेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अब क्या 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 होती है? जो हेवी वर्कर्स मेल होते हैं, इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 3800 किलो कैलोरीज पर डे, 3800 किलो कैलोरीज प्रतिदिन पुरुषों की। और महिलाओं की कितनी है? 2800 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 2800 किलो कैलोरी एक दिन में, ठीक है। तो देखिए मेल और फीमेल वर्कर्स की भी एनर्जी की आवश्यकता अलग अलग है। और ये क्यों अलग अलग है, ये हम जब बीएमआर पढ़ेंगे तब हम आपको ये क्लियर करेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है कि मेल और फीमेल्स की अलग अलग होती है। अब हम नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं दैट अफेक्ट्स आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। वो क्या है? हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज। अभी तो हमने सिर्फ एक्टिविटीज की बात की थी, अब हम बात करते हैं मस्कुलर एक्टिविटीज, मतलब मांसपेशियों की क्रियाएं। दैट मीन्स आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आपके मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट कितना है। एक होता है आप वॉक कर रहे हो टहल टहल के, एक होता है आप जॉगिंग कर रहे हो, एक होता है बहुत स्ट्रेनियसली रनिंग कर रहे हो। तीनों में एनर्जी का लॉस अलग अलग होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि एनर्जी का रिक्वायरमेंट इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर मसल्स। आपकी मसल्स कितनी इंटेंसली फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड है, राइट। नेक्स्ट आपका क्या आता है कि हाउ मच एक्सपर्टीज यू आर, आप कितने एक्सपर्ट है उसमें। कैसे? इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन एनी वर्क then you will consume more energy while performing that work, है ना। क्यों? आपको उस काम को करने में दिक्कत आएगी, समय लगेगा। और अगर आप एक्सपर्ट है तो आप उसी काम को
time management, energy management that you have studied in your home management also, जिसको कि हम work simplification कहते हैं, in that also you have studied कि जो भी lady अपने work को simplified रूप में करती है, she saves lots of energy and time both. तो same principle यहाँ apply होता है कि अगर हमने अपने किसी काम को सिस्टमैटिक ढंग से स्टार्ट किया एंड वी कंटिन्यू वी प्रोसीड इन अ सिस्टम एंड वी एंड अप इन अ सिस्टम, देन द एनर्जी कंजम्पशन इज वेरी मिनिमम. और उसी चीज को अगर जैसे आप पढ़ने बैठे हैं, आपको मालूम है कि 11 बजे आपका टाइम है एंड यू आर रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन एंड फिनिशिंग योर एवरी हाउस होल्ड एक्टिविटीज बिफोर 11. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका क्या है? you have not managed your time at all, you are in a very lazy way doing all your activities very slowly, और जैसे देखा अरे 11 बज गया, नाउ अभी आपने अपना मोबाइल ऑन करके और रनिंग फॉर योर पेन, अब पेन लेके बैठ गए, अब मैडम कुछ बोलने लगी, देन अगेन यू आर रनिंग एंड यू गेटिंग योर नोटबुक, फिर आप आके बैठ गए, फिर आपने को ध्यान आया कि अरे मैंने तो गैस पे ये रख के भूल गई थी, अगेन यू आर इन बिटवीन रनिंग एंड सी हाउ मच एनर्जी लॉस इज देयर. In comparison to a person who has very systematically finished all work and at 11 o'clock ready with this his or her pen and copy, and see the energy loss here saved so much of energy and time both. आ रही है ये बात समझ में? तो अगर हमने अपने काम को सिस्टमैटिक ढंग से किया तो हम अपनी एनर्जी को बचाते हैं. और दो व्यक्ति सेम काम अगर कर रहे हैं एंड इफ वन इज एक्सपर्ट इन दैट फील्ड एंड अनदर हैज नॉट डन इट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, देन दोनों की ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी. ठीक है? तो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपर्टाइजेशन, कितने आप एक्सपर्ट हो. इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी विथ विच, कितनी तल्लीनता से, कितनी तीव्रता से आपकी बॉडी फिजिकली एक्टिव है, तो वहां एनर्जी का लॉस आपका वेरी करेगा. और नेक्स्ट आपका आता है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क एंड द क्वांटिटी ऑफ वर्क, कितना काम आप कर रहे हैं और किस प्रकार का काम आप कर रहे हैं, ये दोनों वेरी करता है. उसी काम को धीरे धीरे करना, एनर्जी कंजम्पशन कम होगी. उसी काम को तेजी तेजी करना, एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगी. इफ अ पर्सन डू नॉट वांट टू लूज वेट, तो वो लिफ्ट का यूज करेगा, सीढ़ी का यूज नहीं करेगा, वो वॉकिंग करेगा टू ओनली टू मेंटेन फिटनेस, नॉट टू लूज एनर्जी. ठीक है? और वही अगर दूसरा व्यक्ति है, अगर ही और शी वांट्स टू लूज एनर्जी, तो वो क्या करेगा? वो वॉकिंग नहीं करेगा, ही विल डू रिगरस वॉकिंग और जॉगिंग और रनिंग एंड ही विल यूज स्टेयर्स नॉट लिफ्ट. आई बात समझ में? तो उसका क्या होगा? एनर्जी लॉस होगी. तो ये फर्क होता है कि किस प्रकार का आप काम कर रहे हो वो और कितना कर रहे हो, ये भी एनर्जी लॉस को प्रभावित करता है. ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज योर फिजिकल स्टेट, आपकी बॉडी की शारीरिक अवस्था, लाइक प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर, गर्भवती माताएं और धात्री अवस्था में वाली फीमेल्स. वी ऑल नो प्रेग्नेंट वुमन की सारी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती है. ठीक है? एंड सेम इज ऑफ लैक्टेटिंग मदर्स. और हम ये सब जानते हैं ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज एट पीक. और हम कितनी एडिशनल एनर्जी देते हैं एक प्रेग्नेंट वुमन को? आप सब में मीनू प्लानिंग करते हैं, कितनी हम एडिशनल देते हैं? मैम प्लस 350 किलो कैलोरी. Very good. 300 to 350 किलो कैलोरीज पर डे टू प्रेग्नेंट वुमन एंड टू अ लैक्टेटिंग मदर हम कितनी देते हैं? 200 to 250. नो इट इज और ज्यादा है. 500 सॉरी 500. यही बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आता है आपके नेट और जेआरएफ में, तो यही कंफ्यूजन होता है. प्रेग्नेंट मदर्स से भी कई गुना अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है लैक्टेटिंग मदर्स को. आप देखिए, इसको ऐसे कर लीजिए लिंक अप कि हम वो सिठौरे, वो मेवे के लड्डू, वो घी के लड्डू कब खिलाते हैं? आफ्टर डिलीवरी, नॉट बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड. राइट है ना? Yes, खिलाते हैं क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट पोस्ट डिलीवरी ज्यादा है when she feeds a baby on her milk. ठीक है? तो वहां ज्यादा है. तो वहां कितनी है? 550 किलो कैलोरी पर डे धात्री अवस्था में या लैक्टेटिंग मदर्स को है, और एक गर्भवती महिला को या प्रेग्नेंट मदर को होती है 300 किलो कैलोरीज पर डे. ठीक है? ये क्लियर हो गया सबका? नेक्स्ट हम आते हैं वातावरण, मौसम या जलवायु पर.
इसको भी हम जब आधारी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको बहुत डिटेल में लेंगे। अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि पीपल लिविंग इन मॉडरेट या हॉट क्लाइमेट्स they have a very less requirement of energy. Their energy requirement is much lesser in comparison to people living in tropical or cold climate or cold places. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होती है। कैसे होती है? विंटर्स में देखिए हम सब खूब पूरी पराठा कचौड़ी खाते हैं और हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? हमारी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट विंटर्स में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि बॉडी को अपने नॉर्मल टेम्परेचर को बना के रखने के लिए एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा है। और विंटर्स में क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है तो बॉडी को अपने नॉर्मल टेम्परेचर को बना के रखने के लिए रिच डाइट की आवश्यकता है। इसलिए विंटर्स में हम जितना भी फैटी चीज खाते हैं हम डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है, विदाउट गेनिंग इन वेट। लेकिन समर्स में अगर हम ज्यादा फैटी चीज खा रहे हैं, रिच खा रहे हैं, तो हमको इंडाइजेशन हो जाता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती है। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी द टेम्परेचर आउटसाइड इज हायर, आवर बॉडी डजंट नीड मच एनर्जी टू मेंटेन इट्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इसलिए हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कोल्ड रीजन्स में रहने वाले लोगों की एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द पीपल लिविंग इन हॉट या मॉडरेट क्लाइमेट्स। ये क्लियर है? गर्म जलवायु में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है और ठंडी जलवायु, ठंडे मौसम में रहने वाले व्यक्तियों को ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, वो है आपका सेक्स या लिंग भेद। मेल्स को एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। व्हाई? इसको भी जब हम बीएमआर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट्स बाय नेचर कि मेल्स की बीएमआर या बेसल मेटाबॉलिक रेट फीमेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती ही है, तो उनकी बॉडी में एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, वी ऑल आर हेल्पलेस इन दैट। तो नॉर्मली ही देखिए आप डाइट मेल्स की फीमेल्स की कंपैरिजन में ज्यादा होती है ना, और वो डाइजेस्ट भी करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी का कंजम्पशन इट्स बाय नेचर वो ज्यादा होता है। और लास्ट पॉइंट है वो है आपके बॉडी की फिजिकल स्टेट इन द टर्म्स ऑफ आपके बॉडी कितना हेल्दी है और आइदर इट इज नॉट सफरिंग, योर बॉडी इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ फीवर या इलनेस। अगर आपके बॉडी में फीवर है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, विथ एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर द बीएमआर शूट्स अप टू 7%। मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान अगर आपकी बॉडी का इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी का बीएमआर 7% राइज होता है। तो इसीलिए जब आपको फीवर होता है तो आपकी बॉडी से एकदम से वेट लॉस होता है। उसके 2 कारण हैं। एक तो जैसे जैसे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो आपके बॉडी का बीएमआर 7% बढ़ गया। कितनी ज्यादा एनर्जी की कंजम्पशन हो रही है, एनर्जी की नुकसान हो रही है आपकी बॉडी में, एंड यू आर कंज्यूमिंग वेरी लेस ऑफ एनर्जी बिकॉज यू आर नॉट वांटिंग टू ईट एनीथिंग। आपकी भूख मर चुकी है, तो आपकी बॉडी में नीड ज्यादा है और आपका कंजम्पशन या सप्लाई ऑफ एनर्जी टू योर बॉडी इज लेसर देन द नॉर्मल टाइम्स। इसलिए लंबी बीमारी के बाद आफ्टर क्रोनिक फीवर एंड इलनेस हमारी बॉडी का वेट एकदम ही कम हो जाता है। आई बात समझ में? सो दिस वाज अ वेरी ब्रीफ अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब आप लोगों को जिसको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन ओपन योर माइक एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिलेटिंग टू टुडेज लेक्चर। एनीवन कैन आस्क। आपको कुछ भी पूछना है, इफ आई एम एबल टू आंसर आई विल एबल, इफ आई एम नॉट आई विल कंसल्ट एंड गिव यू आंसर इन योर नेक्स्ट क्लास, श्योर। अगर आप में से बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन यू ऑल कैन आस्क मी, यू ऑल आर वेलकम।